दो चीज़ों में सुधार करना चाहूँगा। पहली बात, आपने कहा कि बहन जी ने काम किया, तो बहन जी को मौका मिला। अभी अगर आज आप उससे बहन जी की तुलना करेंगे तो ये गलत है। मैं समझता हूँ कि जब उनको 4-4 बार सीएम बनी तभी तो कुछ कर पाई। आज जो मीडिया के लोग बताते हैं कि बहन जी ने काम किया, मुझे एक बार अवसर मिलने दीजिए। अगर मैंने एक बार के अवसर में तमाम नेताओं को अपने काम से पीछे ना छोड़ा, तब जनता मुझसे कहे। तो मुझे अभी जनता ने अवसर नहीं दिया, मैं तो पहली बार लड़ने आया हूँ। जनता मुझे अवसर देगी तो मैं उनसे बेहतर करके दिखाऊंगा। मैं नए जमाने का व्यक्ति हूँ। मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं रखता, मुद्दों में विश्वास रखता हूँ। रोजगार, महंगाई, जो समस्या है, मूलभूत समस्या जनता की। अब आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ दलितों के मुद्दे में, इसमें थोड़ा सुधार कर देता हूँ। अल्ताफ दलित नहीं। जब यहाँ आज के दिन में देर चला गया था, जब इस देश में मुसलमानों के साथ CNP NRC जैसा कानून बना और कोई नहीं खड़ा होता नेता कि कहीं उनका हिंदू वोट ना भाग जाए, तब भी मैं हक की लड़ाई के लिए और संविधान का सम्मान करते हुए जमा मस्जिद से गिरफ्तार हुआ, 27 दिन जेल में रहा। वो भी दलित नहीं थे। अभी मैं नेमावर गया मध्य प्रदेश में, जब आदिवासी बच्चों को मार दिया गया, एक पूरे परिवार को, वो भी दलित नहीं थे, वो भी आदिवासी थे। मैं जगह जगह पे पिछड़े वर्ग के लोग तैयार कर रहा हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी हमने नीट पे जो है पिछड़े वर्ग आयोग का दिल्ली में घिराव किया, वो भी दलित नहीं थे। तो मैं बहुजन समाज के लोगों को और जिस वंचित वर्ग को, मैं जैसे जिनकी भक्ति के आंदोलन में था, वहाँ सिर्फ दलित और पिछड़े नहीं, वहाँ तो अपर कास्ट के बच्चे भी। आप अगर मीडिया कर्मी भेजेंगे, आपके यहाँ से कल गए भी थे, आप चेक कराइए, सारी जातियों के बच्चे। और मैं सिर्फ उनको लड़ना सिखा रहा हूँ, हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। मैं उनको बता रहा हूँ कि आपके अधिकार क्या है और उनको लेना कैसे है। तो सत्ता बड़ी ताकत है, इससे सारे परिवर्तन, जिन चीजों के लिए आज हमारे लोग ऐसे हाथ करके मांग रहे हैं ना, अगर वो मुझे सत्ता दे दे तो उनका हाथ अपर हैंड हो जाएगा, उनको मांगना नहीं पड़ेगा, ये सब चीजें उनको मिलेंगी। और मैं जानता हूँ संविधान क्या क्या दे सकता है। इसीलिए देखिए, साइकिल का आंदोलन माननीय काशीराम साहब शुरू हुए, क्योंकि उस समय हम पे सस्ते साधन होते थे और साइकिल सबसे सुलभ साधन था। अब तो डीजल पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा दे कि कोई मोटरसाइकिल रैली ना कर पाए, गाड़ी रैली ना कर पाए। पैसे वाले तो कर लें, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है वो कैसे करें। तो साइकिल एक आसान साधन था जिससे जनता तक पहुंचा जा सकता है। और तमाम लोग गाड़ियों से चल रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो आजाद समाज पार्टी क्या करेगी, जो गरीबों की पार्टी है, वो साइकिल यात्रा के जरिए अपनी बात को जनता तक पहुँचाने का काम कर रही थी। क्योंकि साइकिल एक सस्ता साधन है और हर घर में उपलब्ध। तो मेरा सिर्फ माध्यम, अच्छा अगर मैं आज बस से चल जाता हूँ तो क्या मैं बस का प्रचार कर रहा हूँ? ऐसा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा था, क्योंकि हमारे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पर साइकिल है, और साइकिल के जरिए हमने अपनी बात गाँव तक पहुँचाई कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय संविधान हर व्यक्ति को देता है और मिलना चाहिए। कोई गरीब व्यक्ति बिना पैसे की कमी कारण उसकी पढ़ाई से वंचित न रह जाए, इलाज से वंचित न रह जाए, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करनी चाहिए। और हम तैयार, हमने गारंटी दी है कि सिर्फ एकेडमिक कोर्स नहीं, प्रोफेशनल कोर्स भी हर व्यक्ति को फ्री कराएंगे, और सारे टेस्ट और हेल्थ की जितने भी चीजें, सारा इलाज हम लोग फ्री कराएंगे। क्योंकि इस देश में अभी भी आर्थिक गैर बराबरी है। 90% लोग गरीब है, 10% लोग अमीर है, और ये गरीब लोग रोज इलाज न मिलने के कारण, सुविधा न मिलने के कारण मर जाते हैं। इनकी जिंदगी की रक्षा करनी पड़ेगी और इनको इंसाफ मिलना पड़ेगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि अब तो ये आज़ाद भारत है, बाबा साहब अम्बेडकर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बराबर के अधिकार दे रहे हैं। अगर लोगों को आज ये लगता है कि आज भी जो है वंचित वर्ग के लोग घड़ी नहीं पहन सकते हैं, चश्मा नहीं लगा सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल सकते हैं, तो ये उनकी छोटी मानसिकता है। देखिए, देश आज भी बटा हुआ। मैं अभी चंपावत से लौटा हूँ। अभी मैंने चंपावत के 2 दिन का अखबार पढ़ा। एक शेड्यूल कास्ट की महिला को सरकारी स्कूल में भोजन माता बनाया गया, और वहाँ के स्वर्ण कास्ट के बच्चों ने खाना छोड़ दिया, वो टिफिन ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में जाति का भेद किसने खड़ा किया? मैंने तो नहीं खड़ा किया, ये तो उनके घर से आया हुआ, उन्होंने सिखाया होगा कि ये आप उच्च जाति के, नीच जाति के। मैं समझता हूँ कि जो अपनी तरक्की के लिए मेहनत करके आगे बढ़ा है, उसको सारी सुविधा लेने का अधिकार है। और मैं चाहता हूँ जो सुविधा मेरे पास देख रहे हैं ना, ये चंद्रशेखर के पास है, कुछ नहीं बदलेगा। ये देश के हर एक व्यक्ति के पास जाए और उनको भी अवसर मिले। क्या गरीबी किसी की किस्मत में लिखी हुई है कि जो गरीब पैदा हुआ है वो अमीर नहीं बन सकता है? जो आज अनपढ़ है वो कल पढ़ लिख नहीं सकता है? जिसका पास कल अच्छा काम नहीं वो बिजनेस नहीं कर सकता है? तो ये सिद्धांत और ये इस तरह की बातें छोड़नी पड़ेगी। और जो मेहनत कर रहा है, ऐसे तो बाबा साहब अम्बेडकर तब पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, तो वो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान बने। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कहेंगे भाई वो पढ़े लिखे कैसे बने? वो अपनी मेहनत से बने। आज जो कुछ भी हूँ, मैं भीम आर्मी की बदौलत हूँ, बहुजन समाज की बदौलत हूँ, एक एक कार्यकर्ता की बदौलत हूँ। और मैं जब तक जीऊँगा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं अपने आखिरी सांस तक बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का जो अधूरा सपना है उसे पूरा करने के लिए संघर्षशील रहूंगा, जो बीएसपी मूवमेंट से नहीं हो पाया।
कि मैं समझता हूँ बड़े बड़े आंदोलन से सत्ता ही नहीं, देश में आज़ादी के आंदोलन भी परिवर्तन हुए। हमें आज़ादी ऐसे तो नहीं मिली, इसके लिए बलिदान देने पड़े। आज हम लोग संघर्ष करके समाज को तैयार कर रहे हैं। जिस दिन ये समाज तैयार हो जाएगा तो आप देखना गरीब लोग भी विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे। और जब गरीब लोग, वंचित वर्ग के लोग, सताए गए लोग, जिनको समस्या है, जिन समस्याओं से जो पीड़ित है, वो लोग जाएंगे तो उन पर काम करेंगे, तब जाके मुझे लगता है परिवर्तन होगा। अब तो नेताओं के पार्टी के झंडे बदलते हैं, नेता नहीं बदलते, वही आदमी लड़ेगा। तो नए आदमी कहाँ जाएंगे भाई? नई नियुक्तियां नहीं होगी तो कैसे चलेगा? लेकिन एक बड़ा दुख है मुझे, और आपके चैनल के माध्यम से कहना पड़ेगा, अगर एक विधायक जी की सीट है, वो किसी कारण रिक्त हो जाए तो 6 महीने में वहां चुनाव होगा ही होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन अगर एक नियुक्ति किसी दफ्तर से एक व्यक्ति रिटायर हो गया या वो नहीं रहा है, तो वो बैकलॉग इतना बड़े पैमाने पे है, उसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या उससे आम जनता को प्रभावित नहीं होगी? उसका काम कौन करेगा? तो नौजवान जो पढ़ लिख के PhD करके, MBA करके, MCA करके सड़कों पे परेशान है, सुसाइड कर रहा है, उसके सपने कुचले जा रहे हैं, देश की रीढ़ है नौजवान, इसको कैसे हम लोग जो है ना मजबूर कर सकते हैं मरने के लिए? तो रोजगार इस जैसे मुद्दा क्यों नहीं बना? नेता इस पर क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? महंगाई पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? आप और मैं अफोर्ड कर लेंगे क्या? एक गरीब व्यक्ति 500 रुपए का जो है पर्चा अफोर्ड कर लेगा? तो क्या उसको अच्छा इलाज मिलने का अधिकार नहीं है? क्या उसके घर में AC नहीं होना चाहिए? उसके घर में गाड़ी नहीं होनी चाहिए? क्या वो कब तक जो है ना वो सड़कों में पैदल धूल भागेगा? तो मैं समझता हूँ ये अधिकार सरकार के लोगों को, जो लोग राजनीति में, उनको दे देने चाहिए। अब तक उन्होंने नहीं दिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी वंचित वर्ग के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग उनकी नज़र में इंसान नहीं बने, और इनको इंसान समझना पड़ेगा। और हम बाबा साहब अम्बेडकर के जो अधिकार हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनके बगैर देश की सत्ता नहीं चलने देगी, ये हमने तय कर दिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर का युग है, 21वीं सदी उनकी है, और उनके सिद्धांतों पे चल के, उनके आदर्शों पे चल के एक मजबूत अखंड भारत का निर्माण करेंगे, जिसमें जाति धर्म ना हो, भाईचारा हो, और हम लोग मिलजुल के देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। लोगों की शहादतों पे राजनीति करनी उस पार्टी को, जिस पार्टी को इस देश को बेचना है, उसकी बात तो मैं, यानी आप कह रहे हैं कि आप BJP से गठबंधन नहीं करेंगे? जीवन में नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता, मुझे याद है कि जब आप बीमार हुए थे मेरठ में, तो प्रियंका गांधी जी आपसे मिलने के लिए गई थी, उन्होंने आपको भाई बोला। तो क्या प्रियंका जी के साथ आप गठबंधन करेंगे, या फिर अखिलेश यादव छोटी पार्टी के दलों को वो अपने साथ ला रहे हैं, क्या उनके साथ जाएंगे, या आपसे कोई बातचीत हो रही है अभी? देखिए, मैं समझता हूँ कि खून के रिश्ते से भी इम्पोर्टेंट है दिल के रिश्ते। जब आप किसी को दोस्त मानते हैं, भाई मानते हैं, तो उनके साथ आपके अच्छे रिश्ते हो जाते हैं। लेकिन राजनीतिक काम इतना अलग है। तो हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे हमारा मुद्दा है प्रमोशन में रिजर्वेशन, जैसे हमारा मुद्दा है बैकलॉग, जैसे हमारा मुद्दा है सामाजिक न्याय, जैसे हमारा मुद्दा महंगाई, एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारे मुद्दे हैं। इन पे काम हो, जैसे वंचित वर्ग, दलित वर्ग के लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए, हमारे मुद्दे हैं। तो मैं अपने मुद्दों पे जाऊंगा, जिस भी दल के साथ जाऊंगा। अभी वार्ता चल रही है, उम्मीद है इस महीने में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। तो फाइनल होकर मीडिया के जरिए सबको बताया जाएगा। अब लड़ाई हिस्सेदारी की, मैं समझता हूँ कि जब हम लोग सरकार के खिलाफ, जो BJP सरकार को हटाने के लिए जाएंगे, तो हमें अपने लोगों के लिए नीति बनाने की ताकत भी अपने हाथ में चाहिए, कि जो अधिकारी कर्मचारी BJP की मानसिकता का बैठा हो, और वो हमारे लोगों को न्याय ना दे, तो उसको किस तरह ठीक करना है, उसे न्याय किस तरह दिलवाना आम आदमी को। जो नीतियाँ पार्टी बनाएगी, जो सरकार बनाएगी, अगर हम सरकार में शामिल हुए, वो नीतियाँ अगर अधिकारी बैठ के, वहाँ DM रैंक का अधिकारी बैठ के आम जनता तक, जो लाभार्थी है, उस तक जाने से रोकेगा, तो उस अधिकारी को कैसे हम लोग जो है ना डील करेंगे। तो ये पॉलिटिकल पावर, ये पावर हमारे हाथ में है, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है इस महीने के अंत तक कुछ सकारात्मक हो जाएगा, वरना हमारा आंदोलन मजबूत है। और मैंने कहा ना, संगठन चुनाव लड़ाएगा। हमारा संगठन है, आप पार्टी का सर्वे करा लीजिए, बहुत सारी पार्टियां जिनकी जो रैलियां भी कर रही हैं और आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, उनका संगठन भी नहीं। हम संगठन के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं भी कोई मामला होता है, भीम आर्मी का संगठन है, और भीम आर्मी की मेहनत के आगे कोई टिकेगा नहीं। अभी मैंने कहा ना, जो अगर कोई गठबंधन जैसी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, तो हम अपने दल को मजबूत करने के लिए और नए नेताओं को खड़ा करने के लिए, जैसे हमने तय किया कि वंचित वर्ग के लोगों को जनरल सीटों पर 20 बार मौका देना है। जनरल सीट पे सामान्य जाति के लोगों को नहीं, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग, संघर्ष में, उनको मौका देना है। इस एजेंडे को भी, इस कार्य को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अगर गठबंधन नहीं होता, तो फिर सभी सीटों पर मजबूती से अपनी दावेदारी करेंगे, और उम्मीद है कि अब जो सरकार बनेगी वो आजाद समाज पार्टी के सहयोग से बनेगी। अच्छा, मैं ये मान के, बिल्कुल सच है। और तो कोई विपक्ष का व्यक्ति घूम नहीं सकता था, सब पे पाबंदी थी। कोई निकल जाता तो मुकदमा लगा देते थे। मैंने तो जेल है, मेरे पास कोविड के ही मुकदमे 20 होंगे। मेरे पास 100 से ज्यादा मुकदमे इसी सरकार ने दिए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भाजपा की सरकार है या अन्य जो सरकार है।
बड़ी बात यह है, अब राशन वितरण हो रहा है। राशन वितरण के पैकेट पे मोदी जी के और योगी जी के बड़े बड़े फोटो, और अंदर जो राशन है वो इनकी सच्चाई है कि ये कहते कुछ और करते कुछ है। कथनी और कंडी फर्क है। लेकिन उसमें बुराई क्या है चंद्रशेखर जी? नहीं, बुराई नहीं है। अगर फोटो लगे हुए हैं तो उसमें बुराई क्या है? मगर मैं दो चीजें स्पष्ट कर दूंगा, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन उसमें अन्न जो है, जो गेहूं या चना, वो तो अच्छा हो, लेकिन ये पैसा किसका जिसपे फोटो लग रहे हैं? ये पैसा क्या बीजेपी के लोगों का है? ये तो पैसा जनता का है, जनता ने तो टैक्स दिया, उसी पैसे का तो चना वना दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां बीजेपी की अन्य प्रदेशों में सरकार है, वहां क्यों नहीं दे रहे हैं? अब जो मान्यता बढ़ाया है वो और प्रदेशों में सरकार है, जहाँ वहां क्यों नहीं बढ़ाया? यहाँ इलेक्शन है, यही प्रधानमंत्री प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? प्रधानमंत्री जी और स्टेट के दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आप अटेंडेंस देखिए आपने लोकसभा में कितनी उनकी। सदन चल रहा है प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनको पता है उत्तर प्रदेश जनता मन बना चुकी है। बड़ी बात यह ना, और प्रदेशों में भी करें तब तो बराबरी हो। अगर आप ऐसा चुनाव के समय आगे 4.5 साल में क्यों नहीं किया आपने? या 4.5 साल के में आपको आशा, आंगनबाड़ी, या जो और महिलाएं हैं, या जो और जनता है जो भूख से मर रही थी, वो नहीं दिखाई दी? कोरोना में जरूरत थी ना 5-5 किलो राशन देने की, तब क्यों नहीं दिया? तब तो आपका राशन कम था, अब क्यों बढ़ा? अब लोगों की भूख ज्यादा बढ़ गई या आपकी सत्ता की भूख बढ़ गई है? तो सत्ता की भूखे लोग तमाम तरह के, ये एक तरह की वोट की खरीदारी है। जनता समझ रही है। इनके नेता आगरा में हमने देखे, वो कह रहे थे कि वोट बीजेपी को देना क्योंकि ये राशन दे रही, तो राशन से वोट खरीद रहे हैं। ये लोकतंत्र थोड़ा, ये तो राजतंत्र हो गया कि राज करने के लिए पैसा लुटाओ, तमाम तरह की चीजें करो। मैं इसके खिलाफ हूँ और जनता को हम लोग मुद्दों पे लेके आएंगे। वो 10 दिन के राशन पे डिपेंड ना हो, आगे 5 साल के लिए तरक्की का रास्ता चुनेंगे। उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, आम आदमी लाइन में लगना बंद कब करेगा, सुविधाएं कैसे मिलेगी, बिजली के बिल कब कम होंगे, बिजली के रेट, इन सब चीजों पे जनता ध्यान दे, वरना 5 साल फिर उनको ये सब चीजें सहनी पड़ेगी। सरकार कब गलत कहती है? सरकार जो कहती है वो अपने बारे में तो कहती है, जनता उनके बारे में क्या कहती है? तो जनता का सर्वे बता रहा है। अभी उन्होंने यहाँ नोएडा में ही गुर्जर जाति के लोगों का अपमान किया बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो उनके जो महान सम्राट है, जिनका इतिहास है, महान सम्राट राजा मीर भोज, उन्होंने कहा भाई ये तो दूसरी जाति के हैं। इतना बड़ा अपमान किया, गुर्जर समाज के लोगों में विरोध है। वो पैटर्न वोट होता था बीजेपी का, इस बार वो भी सबक सिखाएंगे। तो वो जो महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियों को मजबूत करने के लिए इस तरह की सियासत कर रहे हैं बंटवारे की, ये अच्छी रहेगा। 4.5 साल काम किया होता, आप बताइए भाई, तो फिर आज ऐसा मौसम आ जाता कि मथुरा की बात करनी पड़ती, राम मंदिर की बात करनी पड़ती, काशीनाथ विश्व कॉरिडोर की बात करनी पड़ती। ये क्यों करना पड़ रहा? क्यों काम नहीं किया? हमने वादा किया कि अगर गुर्जर समाज के लोग या वंचित वर्ग के लोग हमें अवसर देंगे तो इसी नोएडा में 100 फीट की गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति लगाएंगे, ऐसी मूर्ति जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे। मायावती जी ने तो बहुत सारी मूर्तियां लगा रखी है, लखनऊ में लगा रखी है, यहाँ भी लगा रखी है, आप भी लगाएंगे? बिहार जिंदा रखना है। सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाई गुजरात में मोदी जी ने, लेकिन वो मूर्ति चाइना पे बनवाई, उनको दिए 3000 करोड़ रुपए, अपने लोगों से बनवा लेते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन क्यों किया, आपको पता है? क्योंकि वो जानते थे अगर आरएसएस सत्ता में आएगा, ये ताकतवर होगा, तो देश को बेच के चाइना को या किसी और कंट्री को निकल जाएंगे। यानी कुल मिला के यह है कि आप चंद्रशेखर आजाद लोक विधानसभा का ट्रायल, ये लोकसभा का ट्रायल चल रहा है 2022। इधर विधानसभा खत्म होगी तो लोकसभा की तैयारी हो जाएगी। उम्मीद कीजिए यूपी से भी भाजपा जा रही है और केंद्र से भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं घूम के 2 साल अभी आराम नहीं करूंगा। यूपी चुनाव के बाद नेता आराम करेंगे, मैं 5 साल फिर और 2 साल स्पेशल पूरे देश में जा जाके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बहुजन वर्ग के लोगों को इकट्ठा करने का काम करूंगा। क्योंकि जिस तरह से सरकार डिजिटल कर रही है ना सरकार डिपार्टमेंट बचेगी, ना सरकार नौकरी बचेगी। आज बैंक कर्मी हड़ताल पे, इससे पहले LIC वाले हड़ताल पे थे, उससे पहले किसान हड़ताल पे थे, उससे पहले मजदूर हड़ताल पे थे, उससे पहले और तमाम लोग हड़ताल पे थे। आने वाले कल में टीचर हड़ताल पे आएंगे। जो भी सरकारी जॉब है उसका डिजिटल किया है। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बचा क्या देश में? अभी 20 एयरपोर्ट पे ट्रेन बेच दी, बचा क्या है? अब रेलवे को कर देंगे डिजिटल की तरफ। तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। देश बेच के देश चलाना ये अच्छा है क्या? फिर वो पैसा कहाँ गया जिससे देश चला? GDP कह रहे थे 5 ट्रिलियन करेंगे, कहाँ गए? लेकिन लोग ये भी कहते हैं चंद्रशेखर जी कि आप जितना बोलते हैं सड़क पर प्रोटेस्ट के जरिए, वैसे बहन जी क्यों नहीं बोलती? वो भी तो बड़ी नेता है, वो तो कई बार की मुख्यमंत्री रही है। देखिए, अगर बहन जी अब ये काम करते तो चंद्रशेखर की जरूरत क्यों पड़ती? उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया, हमारे आदरणीय, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जब तक जीवन रहे करता रहूंगा। और मैं सोचता हूँ कि उन्हीं का जो कारोबार है, जो काशीराम साहब का अधूरा सपना है, जो पूरा निवस आंदोलन से, उसको हम अब आजाद समाज पार्टी के आंदोलन से पूरा करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ जब भतीजा तैयार हो गया तो बुआ जी को आराम करना चाहिए। भतीजा तैयार है, लेकिन बुआ तो भतीजे से बात ही नहीं कर रही है। बुआ जो है भतीजे की चिट्ठी का जवाब ही नहीं दे रही है। क्या फर्क पड़ता है? हम लोकतांत्रिक पार्टी को चलाते हैं, उस
उस पार्टी ने अभी हमें अवसर दिया है, मुझे अध्यक्ष बनाया, तो मैंने पार्टी की कोर कमेटी से अपील की थी कि अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का मौका दे तो मेरी ये अपील है कि मुझे जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे वहाँ मौका दे। और गजब की बात मैं देख रहा हूँ, 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। मैंने 20 दिन पहले बयान दिया, आज तक जो मुख्यमंत्री सीट डिक्लेयर नहीं कर पाया। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री सीट डिक्लेयर करे तो हम अपनी तैयारी करवा दें वहाँ। अच्छा, देखिए मैं समझता हूँ ना, जिस मुख्यमंत्री जनता परेशान है उसको सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। ये ठोक दो की नीति अजय कुमार टहनी जी पे क्यों नहीं चल रही? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? किसानों की हत्या में शामिल है, SIT की रिपोर्ट है, SIT इन्हीं की है, यूपी सरकार की। क्यों नहीं चला बुलडोजर? ये दलित और मुसलमानों पे क्यों चलता है? ये वंचित वर्ग के लोगों पे क्यों चलता है? आज चुनाव आ गया तो आप विपक्ष के लोगों पे छापे पड़वा रहे हो और आप कहते हो कि आप जो है अच्छा काम कर रहे हो। अगर अच्छा काम किया होता तो आज उनको जो है ना रैली के लिए सरकारी बसें ना लगानी पड़ती और सारे सरकारी कर्मचारियों को रैलियों में ना बुलाना पड़ता। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में जनता में बहुत गुस्सा है भाजपा के खिलाफ। अगर सब लोग राजनीतिक दल मिलकर उसको तैयार कर पाए और इकट्ठा कर पाए तो भाजपा की जमानतें जब्त हो जाएंगी और हो सकता है कि भाजपा के इतने बुरे हाल हो जाए कि 24 में उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ना भाजपा से ना चाहे।